अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइवा एंड इंटरव्यू क्वेश्चन एसएनए से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की लैब है, तो उसमें ज़्यादातर वाइवा से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली अगर बात करते हैं तो हमारे रेड हैट है, हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है, हमारा विंडोज सर्वर है, हमारा यूबंटू है। इनका यूज़ करते हुए हम प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें कुछ ऐसा भी चाहिए कि अगर हम सर हमसे वाइवा लेते हैं तो हमें एटलीस्ट उनके आंसर्स तो पता होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन, वो सारे की सारी क्यूरीज जिनसे रिलेटेड आप परेशान हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप अपनी आउटलाइन को ओपन करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू, या आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क जो लैब थी उसका जो भी रिव्यू था वो दें। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क की लैब थी उसमें हमने ज़्यादातर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा था, प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज। इन चीज़ों के बारे में ही हम लोगों ने ज़्यादातर डिस्कस किया था, और इसमें मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ बन चुकी हैं। अगर आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर नेटवर्किंग लैब में जाएँ और कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी वाइवा से रिलेटेड वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास सर्वर एनवायरनमेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट आ जाते हैं। अब इससे रिलेटेड जो सर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मोस्टली जो पूछ सकते हैं, ये डिफरेंट सोर्सेज से मैंने इनको सर्च किया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स सर्वर एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क क्या होता है। ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट होता है, एक लिनक्स होता है, तो इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के की कंपोनेंट्स क्या हैं और सर्वर के नेटवर्क में क्या रोल होते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स सर्वर्स की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एनवायरनमेंट में अक्सर विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में हम विंडोज़ का यूज़ करते हैं जो यूज़र फ्रेंडली भी होती हैं और हमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI भी प्रोवाइड करती है। जबकि लिनक्स सर्वर एनवायरनमेंट है, हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हम लोग यूबंटू है, रेड हैट है, सेंटोस है, इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर कमांड बेस होते हैं, जिनमें हम लोग मोस्टली कमांड्स लिखते हैं टर्मिनल्स को ओपन करके। ठीक है, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया कि ये GUI बेस भी हो चुकी हैं, तो ये ज़्यादा कस्टमाइजेबल भी होती हैं और एज़ कम्पेयर टू द विंडो ये ज़्यादा सिक्योर भी हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा रिलायबल भी हैं। इससे रिलेटेड अगर आपने SNA की जो प्रैक्टिकल के अलावा जो थ्योरेटिकली थी, अगर आप उसकी वीडियो भी देख लेते हैं दैन आपको उससे भी ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ जो मोस्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग के की कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें हम लोगों ने डिवाइसेस के बारे में, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था। अब डिवाइसेस में हमारे पास राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, सर्वर्स और जो भी क्लाइंट्स होते थे ये आते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया में हमने गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के बारे में यानी वायरलेस और वायर्ड और वायरलेस के बारे में पढ़ा था। प्रोटोकॉल में हमारे पास सबसे कॉमन आते हैं TCP/IP है, HTTP है, देन हमारे पास FTP है, DNS है, DHCP। ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं, इनको हम लोग प्रैक्टिकली भी अपने लिनक्स के ऊपर परफॉर्म करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद हमारे नेटवर्क टोपोलॉजीज थे। ठीक है, जिसमें हमारे पास बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सारी टोपोलॉजीज इंक्लूडेड है। ठीक है, इन पे मैं फिर से बता रही हूँ कि इन पे डिटेल वीडियो जो है वो बन चुकी है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमारी आउटलाइन का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पे तो प्रैक्टिकली वीडियो भी बन चुकी है कि हम विंडोज़ सर्वर के ऊपर किस तरह से इसको, विंडोज़ सर्वर को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन भी देखी। इनफैक्ट इसके ऊपर जो हमने एक्टिव डायरेक्टरी थी वो भी बनाकर देखी थी। तो इससे रिलेटेड जो वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है वो आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकता है कि क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और जो विंडोज सर्वर है उसको कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करेंगे। तो विंडोज सर्वर को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के आपने स्टेप्स याद रखने हैं। हो सकता है आपको प्रैक्टिकल में पूरा क्वेश्चन आया हो कि विंडोज सर्वर को इंस्टॉल करने के, उसको कॉन्फ़िगर करने के आप स्टेप्स लिखें। तो चूँकि मैं इस पे वीडियोस बना चुकी हूँ तो आप इनके स्टेप्स जो हैं वो ज़रूर याद करें, अपनी नोटबुक पे लिख लें ताकि आपको पता चले कि अपने नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना है। उसके बाद अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इनके आंसर्स की बात करते हैं तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट्स यानी जो यूज़र्स होते हैं वो सर्विस से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्विसेज लेने के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं। फिर जो उनकी जो सर्विसेज होती हैं सर्वर उन पे प्रोसेसिंग करता है और उनको उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज लेने के लिए, किससे, सर्वर को, और सर्वर क्या करता है कि उन रिक्वेस्ट्स को एक्सेप्ट करता है और फिर उनके ऊपर काम करके प्रोसेसिंग करके उनको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। अब सर्वर रिसोर्सेज में हमारे पास सर्वर रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करता है, जैसे फाइल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, और क्लाइंट जो होता है वो इन रिसोर्सेज को रिमोटली एक्सेस करता है, यानी इंटरनेट पे एक्सेस करता है। तो ये हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। अगर हम कॉन्फ़िगर की बात करते हैं तो क्लाइंट सर्वर और ओएस को कॉन्फ़िगरिंग कैसे करेंगे, तो विंडो सर्वर को कॉन्फ़िगर करते वक्त आपने सर्वर के जो भी रोल होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, जहाँ से आपने DNS DHCP कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे अच्छा आप मेरी उस वीडियो को देखें, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। हाँ, कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ व्यूवर्स हैं, उनका ये कमेंट्स आ रहे थे कि ये वीडियो ब्लर है, तो आप लोग क्या करें कि अपने ही मोबाइल से आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। मेरी तरफ से वो बिल्कुल ठीक ही है, आप लोगों के शायद इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ अगर मेरी तरफ से भी है तो सिर्फ उसके इंट्रो की इमेज जो है वो थोड़ी ब्लर है, बाकी आगे की आप खुद क्वालिटी को सेट करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये इशू भी मैं सोल्व करा देती हूँ, अदरवाइज़ आपने सिर्फ सुन के भी आप लिख सकते हैं, स्टेप्स ही आप लोगों ने लिखने हैं ना। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमारी आउटलाइन का नेक्स्ट टॉपिक है लिनक्स इंस्टॉलेशन एंड वेरिफिकेशन, यानी आप लिनक्स को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। तो लिनक्स को सिस्टम पर कैसे इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स को कौन से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल किए जा सकते हैं, लिनक्स की इंस्टॉलेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यूबंटो, वो भी एक लिनक्स ही होता है ना, तो यूबंटो को कैसे इंस्टॉल किया था, पहले मैंने उसकी ISO इमेज फाइल जो थी वो मैंने अपने USB के अंदर गूगल से डाउनलोड की थी, और ये भी बता दूं कि उसने डाउनलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। फिर मैंने उसको क्या किया कि मैंने उसको अपने सिस्टम के साथ अटैच किया, ठीक है, जो बूट की होती थी वो प्रेस किया, अपनी पहले USB को मैंने बूटेबल बनाया, फिर मैंने उसको बूट की प्रेस करके अपने सिस्टम में जो भी इंस्टॉलेशन ऑप्शन था उसको सिलेक्ट किया, फिर डिस्क की पार्टीशनिंग की, फिर नेटवर्क सेटिंग की, यानी इसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कुछ कमांड बेस होते हैं, कमांड लाइन ओपन करके हम लोग या टर्मिनल ओपन करके हम कुछ कमांड लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है LSB रिलीज़ A। ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं हमने जो की होती हैं उनको चेक करने के लिए, उनकी डिटेल को चेक करने के लिए यूज़ होती है, और कर्नल वेरिएंट जो होता है क्या है उसको वेरीफाई करने के लिए यू नेम लिख के आगे हम -R लिखेंगे तो हमारे कर्नल वेरिएंट जो वेरीफाई हो जाता है। तो ये स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर मैं बता दूं, स्टेप 1 में आपने अपनी USB को बूटेबल बनाना है, स्टेप 2 में आपने उस USB को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है या PC के साथ, सिस्टम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बूट की प्रेस करनी है, लेकिन अगर आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर कर रहे हैं तो देन तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, आपने न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, देन उसके बाद जाकर आपने वहाँ पर रैम वगैरह, मेमोरी वगैरह, स्पेसिस वगैरह जो होती हैं वो सेट करनी है। अब उनको सेट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है कि फिर अपनी ISO इमेज फाइल को सिलेक्ट करना होता है, फिर नेक्स्ट आगे नेक्स्ट करते जाते हैं, फिर जब तक वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है आप उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, उसकी पार्टीशनिंग करते हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं, देन आप लोगों का जो है वो आप लोगों का लिनक्स या जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम करना होता है वो उसके अंदर ईजी से हो जाता है। तो आप लोग वो भी वीडियोस देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने आपको यहाँ पर थोड़े से स्टेप भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद आउटलाइन का नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ऑन डोमेन कंट्रोलर। तो इससे रिलेटेड जो वाइवा में सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ भाई बताओ एक्टिव डायरेक्टरी है क्या और डोमेन कंट्रोलर में इसका आखिर रोल क्या है, या विंडोज सर्वर पर एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब ये जो विंडोज सर्वर की कंप्लीट SNA पार्ट 1 की वीडियो थी प्रैक्टिकल लैब में, तो इसमें मैंने आपको एक्टिव डायरेक्टरी को कम्प्लीटली गाइड किया हुआ है कि आप विंडोज सर्वर पर किस तरह से एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी के आंसर जानते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी एक डायरेक्टरी सर्विस होता है जो डोमेन रिसोर्सेज यानी यूज़र्स कंप्यूटर्स होते हैं इनको मैनेज करता है। यानी अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो इसमें ज़्यादातर हमारे फॉरेस्ट और डोमेन की बात आती है। फॉरेस्ट की बात करें तो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारा पूरा कॉलेज सिस्टम है, अभी इस कॉलेज सिस्टम में कहीं IT डिपार्टमेंट है, कहीं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, कहीं मैथ डिपार्टमेंट है। हम ये कह सकते हैं कि पूरा कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो जो डिपार्टमेंट है अंदर उनके बारे में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो डोमेन्स हैं। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी एक डायरेक्टरी सर्विस होती है। ये जो जितने भी डोमेन्स होते हैं
इनको कंट्रोल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कॉलेज का डायरेक्टर होता है, तो वो डायरेक्टर होता है ना, वो इन डोमेन्स को, इन्हीं डिपार्टमेंट्स को ही कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर वो डायरेक्टर ओवरऑल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रिंसिपल यानी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पूरी हैंडल करनी होती है उसको जाकर प्रोवाइड करते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी का काम भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप ये सिंपल से एग्जाम्पल देकर भी अपने सर को आंसर दे सकते हैं। अब एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किस तरह से करना है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको यहाँ पे भी स्टेप एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपने अपना सर्वर, आप जब विंडोज सर्वर ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपका सर्वर मैनेजर ओपन हो जाता है। सर्वर मैनेजर ओपन होने के बाद आपने मैनेज बॉक्स पे जाना है, ठीक है, या आप लोकल होस्ट पे जाकर देख सकते हैं आपने सिस्टम की जो भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके बाद उसका जो डैशबोर्ड होता है आपने वहाँ पर जाना है। उसमें आपको सामने ही ऐड रोल्स एंड फीचर की ऑप्शन नज़र आएगी, आपने उसको सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट आपने एक्टिव डायरेक्टरी मेन सर्वर जो होती है इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो है वो कर लेनी है, ठीक है। तो बाय द वे आप वीडियो इसकी ज़रूर देखें, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक्टिव डायरेक्टरी ही है विंडोज सर्वर के लिहाज से। उसके बाद नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें वाइवा क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। ये सारे वो वाले क्वेश्चन हैं जो मोस्टली डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने उनमें से ही मतलब सारी सर्चिंग वगैरह करके ही मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। अब नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं, तो कुछ कॉमन नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स के भी नाम बता देते हैं। तो नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल जो है एक मैं आपको बता दूं, ये वो टूल्स होते हैं जो नेटवर्क की हेल्थ, उसकी जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। यानी जो भी रियल टाइम डाटा होते हैं, जो भी अलर्ट्स आते हैं, जो भी लॉग्स आते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ताकि इश्यूज़ को आसानी से हम इसको ट्रबल शूट कर सकें। यानी एट द स्पॉट रन इन टाइम, रियल टाइम पे जो भी अलर्ट्स आते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, हमारे नेटवर्क की जो भी हेल्थ और जो भी परफॉर्मेंस होती हैं उसको मॉनिटर करने के लिए जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉमन नेटवर्किंग टूल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। हमारे पास एक वायरशार्क होता है जो नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर होता है। नेजियस होता है जो कि नेटवर्क और जो भी सर्वर होता है उसकी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ज़ेबिक्स होता है, ये नेटवर्क डिवाइसेस और जो भी सर्वर्स होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब हमारी आउटलाइन का नेक्स्ट टॉपिक है आईपी टेबल्स एंड फिल्टरिंग। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि लिनक्स में हमारा जो आईपी टेबल्स है उसका पर्पस क्या है, या आईपी टेबल को यूज़ करके लिनक्स में बेसिक फिल्टरिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आईपी टेबल लिनक्स में बेसिकली जो भी ट्रैफिक होती है उसको फिल्टर करते हैं और फायरवॉल्स के काम करते हैं। यानी फायरवॉल का काम क्या होता है कि वो विंडो में फायरवॉल का काम क्या होता है कि वो जितनी भी ट्रैफिक आती है, ट्रैफिक का आप लोगों को पता है ना कि सेंड करना, रिसीव करना, क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है, सर्वर का जो भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, इनके दरमियान में लोगों की ट्रैफिक होती है, ठीक है। अब कह सकते हैं रिसोर्सेज की ट्रैफिक होती है। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोग विंडो के अंदर यूज़ करते हैं फायरवॉल। लेकिन जब हम लिनक्स की बात करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं आईपी टेबल्स जो कि बिल्कुल फायरवॉल की तरह ही काम करते हैं। जो भी ट्रैफिक होती है उसको फिल्टर करने के लिए, फिल्टर करने का मतलब होता है कि ये बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, फायरवॉल में भी तो ये होता है ना कि वो एज अ वॉल काम करता है, ठीक है, दीवार बन जाता है कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही सिर्फ इसके अंदर जा सकते हैं जिनके पास अथॉरिटी है अंदर रिक्वेस्ट्स को लेने की, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि इसमें आईपी टेबल्स होते हैं जो सिर्फ ऑथराइजेशन को ही एक्सेस देते हैं, ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस मिलती है। जितने भी एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक्सेस होती है सिक्योरली, उन ब्लॉक्स को हैंडल करते हैं हमारे आईपी टेबल। तो यहाँ पर उन्होंने कॉन्फ़िगर कैसे किया है कि आपने आईपी टेबल लिखना है, -a लिखना है, उसके बाद आपने इनपुट देनी है, देन आपने -p TCP लिखना है और यहाँ पर पोर्ट नंबर बता देनी है किस पोर्ट को हमने एक्सेप्ट करना है, किस पोर्ट को आपने रिजेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट नंबर 18 होती है वो एक्सेप्टेबल होती है HTTP ट्रैफिक के लिए जो वेबसाइट पर होती है, जबकि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिजेक्ट होती है वो 22 पोर्ट होती है जो हमारे SSH प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए, उनके जो भी ब्लॉक्स होते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए हम लोग अलाउ करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजिंग सर्वर्स, जिसमें हमारे पास कौन कौन से सर्वर्स आते हैं। FTP है, NFS है, सांबा है, DHCP है, DNS है, अपाची है। इसको हम लोग अपने यूबंटो के अंदर, अपने रेड हैट के अंदर इनको कैसे लिखते हैं, इनकी कमांड्स को हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो हम इनसे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है कि FTP, NFS और सांबा का नेटवर्क में क्या रोल होता है, लिनक्स पर DHCP सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, अपाची सर्वर क्या है और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग।
ठीक है। अगर आप लोगों ने थ्योरी वाली वीडियो देखी ना तो उसमें मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं, लेकिन ये चूँकि प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाली हैं तो इसको नेक्स्ट आने वाली वीडियो इंशाल्लाह कल तक या हाँ मंडे से पहले पहले आप लोगों की ये प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर FTP की बात करते हैं तो ये हमारा फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है, जितनी भी फाइल्स होती हैं उनकी शेयरिंग का काम करता है, ठीक है। क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में जो फाइल शेयरिंग का काम होता है ना वो हमारा FTP सर्वर ही कर रहा होता है। NF की बात करें तो नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है, यानी जो लिनक्स यूनिक्स सिस्टम्स होते हैं ना इनके जो दरमियान जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में जो क्लाइंट सर्वर फाइल शेयरिंग हो रही होती है ना इनका काम हमारा NFS करता है, क्या नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। सांबा की बात करते हैं तो सांबा ये लिनक्स यूनिक्स सिस्टम जो होते हैं उनको विंडो क्लाइंट्स को यानी जितने भी लिनक्स और विंडोज़, ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं एक होता है लिनक्स एक होता है विंडोज़, इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट कराने के लिए इन दोनों के दरमियान में फाइल्स और प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, शेयरिंग करने का काम जो होता है वो सांबा सर्वर का होता है। उसके बाद हमारा DHCP इसको सर्वर कैसे करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका जो नाम दिया जाता है ना लिनक्स के अंदर वो DHCPD होता है। आपने अपाची का नाम याद रखना है, जो कि मेरे पास अपाची भी लिख सकते हैं, HTTPD भी लिख सकते हैं। FTP का नाम रखना है, NFS का नाम रखना है, जो कि आपको ऑलरेडी वीडियोस में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, बट प्रैक्टिकली जब करेंगे तब आपको ज़्यादा इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे आउटलाइन का नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ़िगरिंग द वायरलेस एक्सेस पॉइंट सिस्को स्विचेस एंड VLAN। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं कि वायरलेस राउटर है उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और मैं ये बता दूं कि WLAN जो होती है वायरलेस एक्सेस पॉइंट और वायरलेस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन और VLAN क्या है, अगर मैं आपको बात बताऊं तो वायरलेस राउटर को कॉन्फ़िगर करते वक्त हम वेब इंटरफेस में लॉगिन करके जो भी SSID होती हैं उनको सेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो भी इंक्रिप्शन होते हैं जिसमें हम WPA2 ये हमारे राउटर का नाम होता है जो वायरलेस होते हैं उसको एनेबल करते हैं, और जो भी IP सेटिंग्स होती हैं उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इसको राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने अपने जो भी सिस्को पैकेट ट्रेसर उसको आप ओपन करें, वहाँ वायरलेस राउटर को सिलेक्ट करें, देन आप वहाँ पे PC सिलेक्ट करें। उन PCs को वायरलेस राउटर के थ्रू आपने पहले जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो आपने राउटर की करनी है, वायरलेस राउटर की, ठीक है। उसके अंदर जो भी आपने IPs वगैरह असाइन करना है, जो भी गेटवे देना है आपने वो असाइन करना है। देन उसके बाद आपने जो आपके PCs हैं उन पे IPs असाइन करके आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। देन आपने उस पर वाईफाई जो होती है वो ऑन करके देखनी है, ठीक है। तो इस पर भी वीडियो जो है वो कल तक आ जाएगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे VLAN कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये भी प्रैक्टिकली ही परफॉर्म करने वाला होता है। VLAN बेसिकली आप इसको जो स्विचेस होते हैं ना VLAN की कॉन्फ़िगरेशन स्विचेस के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। सिस्को स्विचेस होते हैं उसके ऊपर हम करते हैं, इसमें VLAN कमांड 10 मोस्टली ज़्यादा कमांड से हम लोग VLAN क्रिएट करते हैं। इसमें हमने करना ही होता है VLAN क्रिएट करते हैं, फिर स्विच पोर्ट जो होता है उसको VLAN 10 पे एक्सेस देते हैं, देन उसके बाद हमने उसका पोर्ट नंबर को असाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है राउटिंग प्रोटोकॉल जिसमें RIP IGRP होते हैं। तो RIP IGRP ये सब क्या है, कैसे काम करते हैं, तो RIP का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, यानी आप कह सकते हैं एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो हूप काउंट को मैट्रिक के तौर पर यूज़ करता है। जितने भी हूप काउंट होते हैं ना उनको मैट्रिक के तौर पर यूज़ करता है। अब ये बेस्ट पाथ डिसाइड करने के लिए, ठीक है, यानी सबसे बेस्ट सबसे शॉर्टेस्ट एंड सबसे बेस्ट पाथ जो होता है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इसका RIP का यूज़ करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग आपने अपनी नेटवर्किंग के अंदर भी पढ़ी होगी, आपने प्रैक्टिकली तो नहीं किया लेकिन आपने उसको थ्योरेटिकली किया होगा, ठीक है। अब ये राउटिंग टेबल हर 30 सेकेंड्स में अपडेट होती है। उसके बाद अगर हम IGRP की बात करते हैं तो IGRP यानी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, IGRP एक हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता है जो बैंडविड्थ जो भी डिले होते हैं जो भी रिलायबिलिटी को मैट्रिक के तौर पे यूज़ करते हैं। हमने IRP में पढ़ा था कि जो भी हूप काउंट होते हैं उसको मैट्रिक के तौर पे जो है वो काउंट करके बेस्ट पाथ प्रोवाइड करते हैं, जबकि IGRP में जो भी डिलेज होते हैं जो भी बैंडविड्थ होती है जो भी हमारी रिलायबिलिटी होती है उसको मैट्रिक के तौर पे यूज़ करते हैं। अब ये RIP से ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक को कंसिडर करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे आउटलाइन का लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा आता है ACLs कॉन्फ़िगरेशन और राउटिंग। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है
होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को किस तरह से हम लोग इसको राउटर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसको कैसे नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या ये भी पूछ सकते हैं कि आप राउटर पर ACL को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जो सिस्को राउटर होते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल को हम लोग देखेंगे कि हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर कैसे रन करेंगे। ये भी एक प्रैक्टिकली ही है, अगर आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपको इसका वाइवा क्लियर होगा। अदरवाइज इसमें मैं यही बता सकती हूँ ना कि ACL एक लिस्ट होती है, जो भी नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको IP एड्रेसेस, सबनेट या प्रोटोकॉल की बेसिस पर ही फिल्टर करती है। अब ये ट्रैफिक को अलाउ या डिने करने के रूल्स भी ACL के पास ही होते हैं, ठीक है, यही डिफाइन करती है। सिस्को पर ACL को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हम इसमें IPs देते हैं, ठीक है, हम सबनेट मास्क देते हैं, उसके बाद हम ACL क्रिएट करते हैं, जो भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है उसमें से, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल देते हैं, उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं। और फिर जितनी भी परमिशंस होती हैं, जैसे हमने IP एड्रेसेस और सबनेट मास्क की बेस पर ही अपने जो भी ट्रैफिक होती है उसको अलाउ करना है कि हाँ तुम फिल्टर हो सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम ऑथराइज हो, और उसी की बेस पे हम लोगों ने इस चीज़ को डिनाई करना है कि तुम इस नेटवर्किंग का पार्ट नहीं हो, तुम दूसरे नेटवर्क का तुम उधर जाओ, तुम इस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हो। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमारे वाइवा क्वेश्चन थे और SNA से रिलेटेड मोस्टली यही तो पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई और पूछे भी जाए तो वो प्रैक्टिकली बेस ही होते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं और वाइवा में भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।